हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज ऑफ इंडियन पॉलिटी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडिया। हमारे जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, एज बीइंग फेडरल इन स्ट्रक्चर, वो हमारी पावर्स को डिवाइड करता है। किस किस कैटेगरी में कर रहा है वो पावर को डिवाइड? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल। किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में। इन तीन कैटेगरीज में वो हमारी पावर्स को डिवाइड कर रहा है। बट जो हमारा जुडिशियल पावर है उसमें कोई भी डिवीजन हमें नहीं दिखाई देती, क्योंकि हमारे संविधान ने हमारे जुडिशियल पावर को, जुडिशियल सिस्टम को इंटीग्रेटेड रखा है। इट मीन्स कैसे? जैसे सबसे पहले हमारा आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर आता है हमारा हाई कोर्ट, फिर हमारे आते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। तो हमारा क्या है? एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि सेंटर के लॉ और स्टेट के लॉ दोनों को ही एनफोर्स करता है। हमारे संविधान ने हमारे जो रिलेशन के डायमेंशंस हैं उनको एलैबोरेटिव तरीके से उनको डिवाइड, कि हमारे सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन होगा, उसको तीन डायमेंशंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और थर्ड है हमारा फाइनेंशियल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस क्या कहते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11 में रखा गया है, आर्टिकल 245 से लेकर 255 के बीच में। ये डील करते हैं हमारे सेंटर और स्टेट के बीच में जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं, जो भी लॉ मेकिंग से रिलेटेड कोई लेजिस्लेटिव काम के रिलेशन बढ़ रहे हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, उस चीज़ को ये आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक डील करते हैं। लेजिस्लेटिव रिलेशंस में हम बात करेंगे कि हम अपनी लेजिस्लेटिव पावर को स्टेट और सेंटर कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकता है, और वो कौन सी इमरजेंसी की सिचुएशन या स्टेट होगी जहाँ पे लेजिस्लेटिव पावर के ऊपर हमारी पार्लियामेंट का कब्जा हो सकता है। तो हमारे लेजिस्लेटिव रिलेशंस को, जो सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशन है, उसको चार एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, थर्ड पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड एंड फोर्थ सेंट्रल कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था हमारा टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। हमारा जो संविधान है वो हमारी लेजिस्लेटिव पावर जो कि सेंटर और स्टेट के पास है, उस चीज़ को टेरिटोरियल लिमिट्स में डिफाइन कर रहा है। किस तरीके से? पहला कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कहते पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो क्या है, कोई भी नियम कानून बना सकता है जो कि पूरी इंडिया की टेरिटरी में या फिर उसके कुछ हिस्से में अप्लाई होगा। अब यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इसमें किस किस चीज़ों की बात की गई है या क्या चीज़ इंक्लूड है? वो है हमारे स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरी या फिर कोई भी दूसरा एरिया जो उस टाइम पे क्या है, हमारी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूड हुआ है। सेकेंड वो कह रहा है स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। पार्लियामेंट पूरी इंडिया के लिए बनाएगी लॉज, और हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसके लिए बनाएगा? हमारी स्टेट के लिए, पूरी स्टेट के लिए, या फिर उस स्टेट के किसी पार्ट के लिए। अब सेकेंड पॉइंट में एक और बात कही गई है कि जो हमारा लॉ है, हमारा कानून है, जो भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर बना रही है, वो उस स्टेट के आउटसाइड एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है कि अनटिल अनलेस वो जो नियम है, वो कानून है, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट पर लग रहा है जो उस स्टेट लेजिस्लेचर के जुरिस्डिक्शन के अंदर से निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, मिस्टर एक्स है वहाँ, और वो एक लैंड रिलेटेड लॉ जो था उसको वॉयलेट करके अपनी स्टेट से भाग गए हैं। अब उस हिसाब से क्या हुआ, स्टेट लॉ के हिसाब से वो पर्सन क्या है, गिल्टी है। बट हमारी सेंटर में इस तरह का कोई भी लैंड लॉ नहीं बना था, सेंटर के लॉ के अकॉर्डिंगली वो गिल्टी नहीं है। बट इस केस में क्या है, एक्सेप्शन है, स्टेट के पास पावर है कि वो उस पर्सन को पकड़ के अंदर कर सकती है क्योंकि उसने स्टेट का लॉ वॉयलेट किया है। थर्ड हमारा पॉइंट है द पार्लियामेंट अलोन कैन मेक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन, दस द लॉ ऑफ पार्लियामेंट आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इंडियन सिटीजन एंड देयर प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन क्या चीज़ है।
जो भी हमारी फॉरेन कंट्रीज में जो इंडियन सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन वहाँ रहते हैं और उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, ठीक है, इंडिया में उससे रिलेटेड कोई भी नियम कानून बना सकती है। इंडिया की पार्लियामेंट के पास पावर है कि जो उनके इंडियन सिटीजन फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी उनकी फॉरेन में प्रॉपर्टीज है उसके रिगार्डिंग वो क्या बना सकती है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन या लॉ बना सकती है। सपोज कोई पर्सन है जो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड करके ब्रिटेन भाग गया है, वो ब्रिटेन में कहीं छुप गया है, उस केस में क्या है, इंडिया में उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट क्या है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी सीज कर ही नहीं सकती, या फिर इंडिया में जितनी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर लिया है, उसके बावजूद भी उसका फ्रॉड बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उस केस में जो उसकी ब्रिटेन में कोई भी प्रॉपर्टी होगी तो हमारी पार्लियामेंट एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेटिव बनाकर, ठीक है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी जो आपकी कंट्री में है उसको सीज कर दीजिए। ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास। हमारा पार्लियामेंट के पास इसकी पावर होती है। ये था हमारा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शन या फिर कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे हमारे पार्लियामेंट का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। पहला क्या है, प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशंस फॉर पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द 4 यूनियन टेरिटरीज अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागरा हवेली एंड दमन एंड दीव। इसमें वो कह रहा है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कोई भी नियम कानून बना सकती है इन 4 टेरिटरीज के लिए, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली, दमन दीव। इनकी पीस, इनकी प्रोग्रेस और अच्छी गवर्नमेंट के लिए कोई भी रेगुलेशन प्रेसिडेंट बना सकता है। और ये जो रेगुलेशन बनेगा ये उसी तरीके से फोर्स में आएगा, इफेक्ट में आएगा जैसे कोई पार्लियामेंट का एक्ट आता है। साथ ही साथ वो ये बात भी कहता है, अगर कोई पार्लियामेंट ने एक्ट ऐसा बना रखा है पहले से, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उस एक्ट को रिपील कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, या फिर जो पार्लियामेंट ने कोई एक्ट बना रखा है उसको अमेंड कर सकता है और फिर उसके बाद इन यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई कर सकता है। सपोज पार्लियामेंट में ऑलरेडी किसी रूल्स कोई रेगुलेशन बनाया है जिसमें हमारे 4 प्रोविजन हैं, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो कहेगा कि मैं 3 ही प्रोविजन को एक्सेप्टेंस दूंगा, ये 4 प्रोविजन, जो 4th प्रोविजन है वो हटा दिया जाए। तो क्या है, उसने पार्लियामेंट के एक्ट को अमेंड कर दिया है, उसके बाद वो फोर्स में आया है। तो ये पावर हमारी किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। हमारी एक्सेप्शन का सेकंड पॉइंट ये है कि जो हमारे गवर्नर हैं उसके पास ये डायरेक्ट पावर है कि वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट को डायरेक्ट कर सकता है कि पार्लियामेंट का ये वाला एक्ट किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, किसी शेड्यूल एरिया के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, पर्टिकुलर स्टेट का कोई भी शेड्यूल एरिया है उसके ऊपर पार्लियामेंट का ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा, या फिर अगर ये एक्ट अप्लाई होगा तो कुछ स्पेसिफाइड मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होगा। तो ये पावर किसके पास है, गवर्नर के पास। इसमें जो मेन पावर है, मेन ताकत है वो गवर्नर के पास है। और जो हमारा गवर्नर ऑफ स्टेट है वो किसके एड और एडवाइस पे काम करता है, वो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो वहाँ की स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी उसकी एडवाइस पे काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कह रहा है जो गवर्नर ऑफ असम है ऐसे ही सेम तरीके से वो क्या है, पार्लियामेंट को डायरेक्ट करते हैं कि आपका ये वाला एक्ट हमारे ट्राइबल एरिया में, उस स्टेट के ट्राइबल एरिया में अप्लाई नहीं होगा, या फिर अप्लाई होगा तो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ अप्लाई होगा। इसी तरह की पावर हमारे प्रेसिडेंट इंजॉय करते हैं किसके ऊपर, विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल एरिया इन मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं उसके ऊपर ये वाली पावर किसके पास है, हमारे प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट ये डिसाइड करेंगे कि जो वहाँ का एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन एरियाज के लिए बनाया गया है वो अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो उसमें क्या एक्सेप्शंस और क्या मॉडिफिकेशंस लगाई जाएंगी। सेकेंड हमारा पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है कि हमारे जो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स हैं उनको सेंटर और स्टेट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसके लिए एक 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया गया है। उसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3 के नाम से 7th शेड्यूल में ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो लिस्ट 1 क्या है, यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट और लिस्ट 3 है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट। हमारी जो पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, इसमें क्या है,
पार्लियामेंट के पास एक एक्सक्लूसिव पावर है, एक्सक्लूसिव ताकत आ जाती है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है किसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो भी हमारे यूनियन लिस्ट में मैटर्स, ठीक है, या फिर इश्यूज मेंशन है उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने की। इट मीन्स यूनियन लिस्ट के ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। वैसे ही सेम हमारी जो स्टेट लिस्ट में है जितने भी मैटर्स मेंशन किए गए हैं उसके ऊपर किसको एक्सक्लूसिव पावर दी गई है, हमारी स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अगर सिचुएशन सारी ठीक है, इंडिया के सर्कमस्टांसेस ठीक है, तो स्टेट लिस्ट को मैटर जितने भी हैं वो कौन डील करेगा, हमारा स्टेट लेजिस्लेचर उसके ऊपर पावर बनाएगा। अब हमारी यूनियन लिस्ट में कौन कौन से मैटर है, यूनियन लिस्ट को कौन डील करता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली बात है जो भी ऐसे मैटर जो पूरी कंट्री को अफेक्ट कर रहे हैं वो इस लिस्ट में मेंशन होंगे, जैसे कि हमारा डिफेंस हो गया, हमारा बैंकिंग सिस्टम हो गया, कोई फॉरेन अफेयर्स होंगी, ट्रीटीज होगी, फॉरेन रिलेशन हो गए, करेंसी हो गई कि हम अगर फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो करेंसी में कैसे डीलिंग होगी, कोई एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इशू है, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन हो गया, कोई इंटर स्टेट या ट्रेड एंड कॉमर्स का मैटर है, ठीक है, सेंसस कैसे होगा या फिर ऑडिट के क्या क्या प्रोविजन होंगे, किस तरह से ऑडिट किया जाएगा, ये सारे मैटर्स किस में है, हमारी यूनियन लिस्ट में मेंशन है। अब हम देखते हैं हमारी स्टेट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूडेड है, जैसे हमारा पब्लिक ऑर्डर हो गया, हमारी पुलिस हो गई, स्टेट पुलिस, पब्लिक हेल्थ हो गई एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी लॉज होंगे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा, लोकल गवर्नमेंट के लॉ, फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग, इस तरह के जितने भी मैटर्स हैं उनको किस में डाला गया है, स्टेट लिस्ट में डाला गया है। थर्ड हमारी लिस्ट है हमारी कंकरेंट लिस्ट। अब कंकरेंट लिस्ट क्या है, जहाँ पे पार्लियामेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारा स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही लॉज बना सकते हैं किसी मैटर पे, वो सारे मैटर हमारी कंकरेंट लिस्ट में लिखे गए हैं। अब हम देखते हैं हमारी कंकरेंट लिस्ट में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, मैटर हैं, जैसे क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर हो गया, सिविल प्रोसीजर हो गया, मैरिज एंड डाइवोर्स हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर का वेलफेयर, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कैसी होगी, ड्रग्स से रिलेटेड कोई प्रोविजन। फिर हमारा टॉपिक हो गया इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ड्रग्स, न्यूज़पेपर, बुक्स, प्रिंटिंग प्रेस की तरह के काफ़ी सारे और भी हमारे जो मैटर्स थे वो इस लिस्ट में डाले गए। अब हम देखेंगे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो कि 1976 में आया था, 5 सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया। अब वो ऐसा क्यों किया, क्योंकि सेंटर भी इनके ऊपर क्या है, जुरिस्डिक्शन, अपनी जुरिस्डिक्शन चाहता था, इसीलिए इन मैटर्स को उठा के स्टेट लिस्ट से उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। अब देखते हैं कौन से मैटर थे, एजुकेशन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वेट एंड मेजर से रिलेटेड, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट्स, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट्स को छोड़ के सारे कोर्ट्स का कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इसी मैटर के अंडर था। अब जो हमारी पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है कि वो उस टेरिटरी के लिए भी नियम कानून बना सकती है जो स्टेट के अंदर नहीं आती है। कौन सी स्टेट के अंदर नहीं आती है हमारी टेरिटरी, वो है यूनियन टेरिटरी, या फिर वो टेरिटरीज जो क्या है इंडिया कभी भी एक्वायर कर सकता है इन फ्यूचर, उन टेरिटरीज के लिए भी हमारी क्या है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल बना सकती है। अब 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमारा जीएसटी आया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रोविजंस आए। इसमें क्या था, हमारे सेंटर और स्टेट दोनों के पास कुछ कुछ पावर थी, सेंटर का भी जीएसटी लगता था और स्टेट का भी जीएसटी लगता है। हमारी जो सेंटर की पावर है वो तो ज़्यादा है, बट जो स्टेट के पास पावर है वो कुछ हद तक लिमिटेड सी पावर दी गई है रिगार्डिंग जीएसटी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट ये है कि जो भी हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर लॉ बनाने की पावर किसके पास दी गई है, वो भी हमारी पार्लियामेंट के पास दी गई है। अब रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं, वो सारे मैटर जो हमारे इन तीनों ही लिस्ट में कहीं भी मेंशन नहीं किए गए हैं, उनके ऊपर हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है। और इस लॉ के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर क्या इंक्लूड है, पावर टू लेवी रेजिडुअरी टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है।
तो हम ये कह सकते हैं जो भी हमने ऊपर लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट की स्कीम्स पढ़ी उससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो भी हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के मैटर हैं वो सारे हमारे किस में इंक्लूड किए गए हैं, हमारी यूनियन लिस्ट में इंक्लूड किए गए हैं। जितने भी हमारे मैटर रीजन्स और लोकल इम्पोर्टेंस से डील करते हैं वो हमारी स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। और कोई भी मैटर जो लेजिस्लेटिव की यूनिफॉर्मिटी को दर्शाता है, उसको डिस्क्राइब करता है, वो हमारी कंकरेंट लिस्ट में डाला गया है। अब यूएसए के केस में क्या है, यूएसए के केस में वो कह रहे हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, उनके संविधान में क्या है, जो भी रेजिडुअरी पावर है वो किसको दी गई है, उनकी स्टेट को दी गई है। बट कनाडा के केस में क्या है, वहाँ पे डबल एन्यूमरेशन है, मींस एक फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर है और दूसरी क्या है, रेजिडुअरी पावर, और वो किसको दी गई है, वो सेंटर को दी गई है। अब हम देखते हैं जो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी हद तक किससे इंस्पायर है, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंस्पायर है। और उसमें एक 3-fold एनोमरेशन दिया गया था हमारी डिवीजन ऑफ पावर का, वो था फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट, ठीक है। बट हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी स्कीम को फॉलो कर रहा है, इसी स्कीम को वो फॉलो कर रहा है। बस सिर्फ एक ही डिफरेंस है उस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में, वो है हमारा रेजिडुअरी पावर का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली जो रेजिडुअरी पावर थी, ना तो वो फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई थी, ना ही वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, बल्कि रेजिडुअरी पावर किसके हाथ में थी, वहाँ के उस टाइम के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में थी। सिर्फ यही डिफरेंस है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी इंडिया का सिस्टम है वो कुछ कुछ किसकी तरह मैच कर रहा है, हमारी कैनेडियन सिस्टम की तरह। फिर हम देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी लिस्ट की डोमिनेंस ज़्यादा रही है। अगर हम बात करें कि हमारी यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों में से अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है तो हम यूनियन लिस्ट की प्रेफरेंस को प्रिवेल करेंगे। तो इट मीन्स हमारे यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में से हम अपनी यूनियन लिस्ट को प्रेफरेंस देंगे। नेक्स्ट हमारा केस आता है अगर कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में से अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हम अपनी कंकरेंट लिस्ट को प्रेफरेंस देंगे। और अगर यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो भी हम क्या करेंगे, हमारी यूनियन लिस्ट को प्रेफरेंस देंगे। तो अगर इन केस सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ में जो भी सब्जेक्ट मैटर दिए गए हैं, ठीक है, उन केसेस में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है तो हम क्या मानेंगे, सेंट्रल लॉ को प्रिवेल करेंगे स्टेट लॉ के ऊपर। इट मीन्स सेंट्रल लॉ की प्रेफरेंस दी जाएगी स्टेट लॉ के ऊपर। बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, अगर कोई भी स्टेट लॉ बना रहा है, ठीक है, और वो उस लॉ को रिजर्व कर रहा है कि हम इसके ऊपर प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लेंगे और उसके ऊपर उनको प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल जाती है, तो उस केस में स्टेट का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट के लॉ को प्रेफरेंस दी जाएगी यूनियन के सेंटर के लॉ के ऊपर। बट उस केस में भी क्या है, पार्लियामेंट के पास फिर भी ये राइट रहेगा कि अगर वो लॉ, स्टेट कोई ऐसा लॉ बना रही है जिससे पार्लियामेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो उस लॉ को ओवरराइड कर सकती है। थर्ड हमारा पॉइंट है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब वो कहते हैं कि नॉर्मल टाइम्स में तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर कैसे होती है, सेंट्रल और स्टेट के बीच में हो रही है। बट इन अबनॉर्मल टाइम्स उसमें क्या है, जो हमारा स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर हम सस्पेंड भी कर सकते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो कोई भी लॉ बना सकती है किसके ऊपर, हमारी स्टेट लिस्ट के ऊपर, जो कि इन 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांस के अंडर आता है। तो पहला कौन सा सर्कमस्टांस है, पहली सिचुएशन कौन सी है, व्हेन राज्यसभा पास इज अ रेजोल्यूशन। इसमें वो कह रहे हैं अगर राज्यसभा ये डिक्लेयर करे कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि हमारी पार्लियामेंट किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बनाए जो कि हमारी स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तो पार्लियामेंट क्या है, वो अपने आप उसके पास एक पावर आ जाएगी कि वो उस मैटर पे लॉ बना सकती है। अभी जो रेजोल्यूशन होगा ये क्या है, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। मीन्स जो उस टाइम पे मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसमें से 2/3 अगर वोटिंग उसके फेवर में डालेंगे, सपोर्ट में डालेंगे, तो ये रेजोल्यूशन पास माना जाएगा।
अब ये रेजोल्यूशन पास हो गया तो ये कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगा, ये रहेगा 1 ईयर के लिए फोर्स में रहेगा और इसको हम जितनी मर्जी बारी हम रिन्यू करा सकते हैं। बट एक टाइम पे ये 1 ईयर में एक टाइम पे ये 1 साल के लिए ही क्या होगा, हमारा रिन्यू होगा। अब ये जो लॉ बना ये सीज कैसे होगा, ठीक है, जब भी ये लॉ इफेक्ट में आया उस, ठीक है, उसकी एक्सपायर हो गया ये लॉ, उसके 6 महीने के बाद इस रेजोल्यूशन के द्वारा जितने भी हमने एक्शंस किए थे, जितने भी हमारे इफेक्ट आए थे, वो हमारे क्या हो जाएंगे, सारे सीज हो जाएंगे। अब इस केस में क्या हुआ, राज्यसभा ने डिक्लेयर कर दिया कि ये इम्पोर्टेंट मैटर है और इसके लिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि आप कोई लॉ बनाइए। तो ऐसा नहीं है कि एक बारी अगर राज्यसभा ने उस मैटर पे लॉ बना दिया तो अब स्टेट लेजिस्लेचर उसी मैटर पे लॉ नहीं बना सकती। स्टेट लेजिस्लेचर भी उसी मैटर पे दोबारा लॉ बना सकती है। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी का केस है, कोई ऐसा मिसमैच हो रहा है जहाँ पे स्टेट लॉ और पार्लियामेंट्री लॉ क्या है, मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, मीन्स कि जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और जो स्टेट ने लॉ बनाया वो आपस में इनकंसिस्टेंट है, मिसमैच कर रहे हैं, तो जो हमारे पार्लियामेंट का लॉ है हम उसको प्रेफरेंस देंगे। दूसरी कंडीशन हमारी आती है ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। इसमें हम कह रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो पार्लियामेंट के पास ऑटोमेटिक ये पावर आ जाती है कि वो क्या कर सकता है, लेजिस्लेट कर सकता है, कोई भी लॉ बना सकता है उन मैटर्स के लिए जो मैटर हमारे स्टेट लिस्ट में डिस्क्राइब किए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी के केस में हमारी सारी पावर ऑटोमेटिकली हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। अब ये जो लॉ बनाया है पार्लियामेंट में वो कब तक चलेगा, वो हमारा चलेगा अगर हमारी इमरजेंसी एंड हो जाती है, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद अगर वो हमारा लॉ एक्सपायर हो जाता है उसके 6 मंथ के बाद तक हम उसको क्या कर सकते हैं, वो ऑपरेट माना जाएगा। उसके बाद जितने भी उसके एक्शंस इफेक्ट होंगे वो सारे सीज हो जाएंगे। इसमें भी सेम चीज़ कही गई है। अगर हमने किसी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है उस पर पार्लियामेंट ने एक बारी कोई लॉ बना दिया तो इट मीन्स ये नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास उसी मैटर पे दोबारा आप लॉ नहीं बना सकते। स्टेट लेजिस्लेचर भी उसी मैटर को लेकर दोबारा लॉ बना सकती है, ये पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। बट इन केस जो स्टेट ने लॉ बनाया है और जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है वो दोनों आपस में इनकंसिस्टेंट लगते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस देंगे हमारे पार्लियामेंट्री लॉ को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है व्हेन स्टेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। इसमें क्या होता है कि हमारी 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट की लेजिस्लेचर अपने रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करती हैं। वो पार्लियामेंट के पास जाके रिक्वेस्ट करती हैं कि आप हमारे लिए ऐसा लॉ एनेक्ट कीजिए, ठीक है, और वो किस स्टेट मैटर का होगा, वो होगा जो वो मैटर होगा जो कि हमारी स्टेट लिस्ट में मेंशन है। उस स्टेट लिस्ट में जो मेंशन मैटर है उसके लिए वो हम पार्लियामेंट के पास जाएंगे कि ऐसा लॉ बना दीजिए। उसके बाद पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो उस मैटर पे कोई भी रेगुलेशन लेके आ सकता है, कोई भी लॉ लेके आ सकता है। अब जो ये लॉ पार्लियामेंट बनाएगा वो किस किस पे अप्लाई होगा, वो उन्हीं स्टेट्स के ऊपर अप्लाई होगा जहाँ पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ है। जिन 2 और 2 से ज़्यादा स्टेटों ने, चाहे वो 3 हो 4 हो, उन स्टेटों ने जो रिक्वेस्ट की है उन्हीं के ऊपर ये रेजोल्यूशन क्या होगा, अप्लाई होगा। बाद में चाहे तो कोई दूसरी स्टेट्स भी इस रेजोल्यूशन को जो ये लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है उसको क्या कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है। कैसे, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन टू दैट अफेक्ट इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में वो रेजोल्यूशन पास करके वो उस लॉ को अडॉप्ट कर सकती है। अब एक बारी अगर स्टेट्स ने ये पावर पार्लियामेंट को दे दी कि उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट उनके लिए कोई लॉ बनाए, तो अब वो सारी पावर किसके पास आ गई है, हमारी पार्लियामेंट के पास। अब अगर उस लॉ को अमेंड करना है, चेंज करना है या फिर उसको हटाना है तो ये कौन कर पाएगा, ये सिर्फ हमारी पार्लियामेंट कर पाएगी। अब ये पावर लेजिस्लेचर के हाथ में नहीं है, वो जितने भी कंसर्न स्टेट हैं वो इसको हटा या अमेंड नहीं कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर वो कह रहा है द अफेक्ट ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन अंडर अबव प्रोविजन इज दैट द पार्लियामेंट बिकम्स इंटाइटल्ड टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर फॉर विच इट हैज़ नो पावर टू मेक अ लॉ।
कहते हैं जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ, उसका इफेक्ट हुआ, तो उस केस में क्या हुआ, पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली ही उस लेजिस्लेशन को लाने के लिए क्या हो गई, पावरफुल हो गई। जिस पार्लियामेंट के पास उस मैटर के रिगार्डिंग कोई भी पावर नहीं थी, उसके पास कोई भी ताकत नहीं थी कि वो कोई लॉ बनाए उस मैटर के ऊपर, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं उन्होंने ऐसा रेजोल्यूशन पास किया, रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए ऐसा लॉ लेके आइए इस मैटर के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ही पार्लियामेंट अपने आप पावरफुल हो गई, वो एंटाइटल हो गई टू मेक लेजिस्लेशन। दूसरी तरफ क्या हुआ, जब पार्लियामेंट ऑटोमेटिकली पावरफुल हो गई, तो जो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर था जिसके पास एक्चुअल ये पावर थी कि वो उस स्टेट लिस्ट के मैटर में अपने आप क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, उसकी ये पावर अब सीज हो गई। उसके पास कोई भी पावर नहीं रही कि उस मैटर के ऊपर या फिर उस लॉ के ऊपर अब वो कोई भी पावर रखती हो या फिर कोई भी इंटरफेरेंस करे। अब वो रेजोल्यूशन कैसे ऑपरेट होगा, कैसे, या तो सरेंडर पावर कैसे होगी लेजिस्लेचर की उस रिस्पेक्ट में, ठीक है, वो सारी ताकत किसके हाथ में आ गई, हमारे पार्लियामेंट के हाथ में। अब पार्लियामेंट अकेला ही उसके ऊपर क्या कर सकता है, कोई भी रूल्स लेके आ सकता है और वो उसके ऊपर लेजिस्लेट कर सकता है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे इस तरह के लॉज पास किए गए हैं, जैसे कि प्राइज कंपटीशन एक्ट 1955, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। इसमें वो कहता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी मैटर इन द स्टेट लिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट और कन्वेंशन। कहते हैं अगर हमें अपनी इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट और कन्वेंशंस को इम्प्लीमेंट करना है, उनके रिगार्डिंग कोई भी काम कंप्लीट करना है, तो पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, उसके पास ये पावर है कि वो लॉज बना सकती है किसी भी मैटर में जो कि स्टेट लिस्ट में इंक्लूड है। अब ये प्रोविजन क्या कर रहा है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को अनेबल कर रहा है कि वो जितने भी उनकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी ड्यूटीज़ बनती हैं, उनके जो कमिटमेंट है, उनको वो पूरा करे। अब वो उनको पूरा कैसे करेगी, जो भी अगर कोई भी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से रिलेटेड कोई इंटरनेशनल मैटर जो कि स्टेट लिस्ट के अंदर आ रहा है, तो उस केस में हमारी पार्लियामेंट क्या है, लॉ बनाएगी। अब इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट 1947 में, जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960 में, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982 एंड लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट एंड ट्रिप्स। हमारी फिफ्थ सिचुएशन है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स रूल। इसमें वो कहते हैं अगर प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लग जाता है, इम्पोज हो जाता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो लॉज बना सकती है किसी भी ऐसे मैटर में जो कि हमारी स्टेट लिस्ट में मेंशन है। अब वो लॉ जो पार्लियामेंट बनाएगी वो क्या है, वो कंटिन्यू करेगा जब तक हमारा प्रेसिडेंट रूल है, और अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल ख़त्म भी हो जाता है उसके बाद भी वो क्या रहेगा, ऑपरेटिव ही रहेगा। इट मीन्स जब तक हमारा, इसका मतलब ये है कि वो लॉ हमारा कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, ये नहीं कि प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हुआ तो लॉ भी ख़त्म हो गया, ठीक है, उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। बट अगर स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो इस लॉ को क्या कर सकता है, वो हटा सकता है, ऑल्टर कर सकता है, या फिर दोबारा से इनैक्ट कर सकता है, ठीक है, ये पावर किसके पास दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास। फोर्थ हमारा पॉइंट है सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। इसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास हमने पावर दी थी कि वो लेजिस्लेट कर सकती है डायरेक्टली कुछ स्टेट्स के सब्जेक्ट पे, किस कंडीशन में, कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन में। इसके अलावा भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है हमारे सेंटर को कि वो क्या कर सकती है, स्टेट लेजिस्लेटिव के मैटर्स में डायरेक्ट कंट्रोल कर सकती है। इट मीन्स सेंटर क्या है, स्टेट के ऊपर कंट्रोल ला सकती है कुछ फॉलोइंग वेज में। अब वो पहला क्या सिचुएशन है, पहली है गवर्नर कैन रिजर्व सर्टेन टाइप ऑफ बिल passed by state legislature for the consideration of president enjoys absolute veto over them। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई बिल पास करवाना है
तो वो क्या होगा, सबसे पहले वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में पास होगा, फिर वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी पास होगा अगर वहाँ पे है, उस स्टेट में है। उसके बाद क्या है, वो गवर्नर के पास पहुँचेगा। अब गवर्नर को अगर लगता है कि इस बिल में कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, कुछ भी ऐसा है जो हमारी कंट्री की इंटेग्रिटी को हार्म कर सकता है, तो वो क्या करेगा, उस बिल को गवर्नर प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए रिजर्व रखेगा। ठीक है, इन केस वो प्रेसिडेंट के पास, उसके पास बिल पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो उसको उसकी असेंट के लिए, अपनी असेंट के लिए उसको विदहोल्ड रख सकता है। इट मीन्स प्रेसिडेंट के पास एक एब्सोल्यूट वीटो है उस बिल के ऊपर। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इस तरह की अरेंजमेंट की गई है कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल बिल पास कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ बिल हैं, कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनके ऊपर जो हमारा बिल है, मैटर्स जो कि हमारे स्टेट लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, उन बिल्स को हम स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस तभी कर सकते हैं जब हमारे पास प्रेसिडेंट की प्रीवियस सेंक्शन हो। मीन्स पहले वो प्रेसिडेंट से सेंक्शन होनी चाहिए, तभी हम उस बिल को स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा बिल है जो क्या कर रहा है, इम्पोज कर रहा है रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर, हमारी फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्ट द स्टेट टू रिजर्व मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर हिज कंसिडरेशन ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। कहते हैं प्रेसिडेंट स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है कि आप या रिजर्व करके रखिए अपना मनी बिल या फिर कोई भी फाइनेंशियल बिल्स जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने पास करने हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के पास, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे ये किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। फिर एक कमेटी आई, सरकारिया कमेटी। इस कमेटी ने क्या कहा, इसने कहा हमारे देश में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज़्यादा कल्चरल अनइवननेस है कि अगर आप सेंटर को ज़्यादा पावर दोगे, नहीं दोगे, तो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने लगी तो वो हमारी क्या है, सेंटर गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को नहीं सुनेगी। इससे क्या होगा, हमारी हार्मनी खतरे में आ सकती है, हमारा बैलेंस खराब हो सकता है, इससे हमारे देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को परेशानी होगी। तो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, अपने देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा, जो सेंटर को थोड़ा प्रेफरेंस दिया गया है वो क्या है, हमारे देश को एक यूनिटी और इंटेग्रिटी की भावना से जोड़कर रखेगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हमारा लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो कि 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड था। टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंटर एंड स्टेट लेजिस्लेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन स्टेट फील्ड और सेंटर कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस के साथ। Till then, stay connected with Study Master. Thank you.